नमस्कार, मैं अमरज्योति शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स कैरी करता है। दिस चैप्टर कैरीज 4 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, और इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीव्यू ले लेते हैं। देखिए, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, एंड देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर: द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज of the solids, liquids and gases. Okay, and in detail about gases and liquids we have studied in 11th class. Okay, so here we will study only about the straight solids. Okay, थोड़ा सा और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम अगर ध्यान दें तो देखिए, जो सॉलिड्स होते हैं they have the definite volume, they have fixed shape, they have high density, high melting points, and beside this one the particles are held together by strong forces of attractions. तो ये हमने सॉलिड्स के बारे में स्टडी किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे इन चीजों को डिस्कस न करके हम मेन पॉइंट की बात करते हैं। The solids have 2 kinds: crystalline solids and amorphous solids. Okay, तो देखिए, आइए हम यहाँ पे इनके डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड्स 2 टाइप्स हैं। तो एमरफस की अगर हम बात करते हैं, एमरफस वर्ड हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एमरफोस व्हिच मींस नो फॉर्म। फ्रेंड्स, एमरफस का मतलब क्या होता है ग्रीक में? नो फॉर्म, जिसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्म है ही नहीं, तो वही हमारे सॉलिड्स आपके क्या आ जाते हैं? एमरफस सॉलिड्स। Let us discuss about the differences of these two. If I talk about the first difference, then crystalline solids are the long range solids, or we can say long range order solids. Okay? पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज। देखिए, crystalline solids के अरेंजमेंट में we have taken only 2 kinds of particles. They are represented by dots एंड सर्कल्स। ओके, तो देखिए, हमारी फर्स्ट रो में जो फर्स्ट काइंड के पार्टिकल्स हैं वो अरेंज है, प्रॉपरली अरेंज है, उनके बीच में प्रॉपर स्पेस है। दूसरा अगर हम देखते हैं, यहाँ पे सर्कल से, ब्लैक कलर सर्कल से मैंने दूसरे पार्टिकल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो रिपीटेड फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पर ये फॉर्म है आपकी फर्स्ट पार्टिकल रेंज, सेकेंड पार्टिकल रेंज, थर्ड पार्टिकल, ये सारे सेम काइंड है। ओके, अब देखिए, इनके ऑल्टरनेट वेज में जो आपके सेकेंड काइंड पार्टिकल्स है जो कि इस सर्कल से रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो देखिए यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज का मतलब यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स है एक लॉन्ग फॉर्म के लिए सेम पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, दैट इज द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ओके, अगर हम बात करते हैं रेगुलर फैशन, देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स जो है प्रॉपरली अरेंज्ड है, इसीलिए इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को प्रॉपर्ली कहा जाता है पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन और रेगुलर पैटर्न। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द अमरफस सॉलिड्स, इन अमरफस सॉलिड्स these are the short range solids, or you may say particles are arranged in irregular fashion. For example, we have 2 types of particles like ये हमने इसको ब्लैक हेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और वहीं अगर हम सेकंड पार्टिकल्स की बात करें तो देखिए, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे इसको बोला गया है एक तरीके से शॉर्ट रेंज, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए कोई भी पार्टिकल बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रिपीटेड फॉर्म में आता है, अदरवाइज पूरा इसका कोई रिपीटेशन पैटर्न फॉर्म है ही नहीं, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं नो फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज crystalline solids have the sharp melting point, because crystalline solids में particles properly arrange होते हैं। properly arrange होने की वजह से उनके बीच में जो force of attraction होता है that is much high, that's why they have a sharp melting point
और इसी अगर हम अमोर्फस सॉलिड्स की बात करें तो अमोर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर नो लॉन्गर अरेंज्ड इन प्रॉपर फैशन, तो इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, क्लीन क्लीवेज। क्लीन क्लीवेज का मतलब ये है कि अगर हम सॉलिड्स को कट करते हैं तो कट करने के बाद जो उनकी सरफेस आती है दैट इज मच क्लीन, एक जैसी स्मूथ सरफेस आती है, तो वही आपका कहलाता है क्लीन क्लीवेज। लेकिन वही अगर हम बात करें अमोर्फस सॉलिड्स की, इफ दे अंडरगो कट देन दे हैव नो क्लीवेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी कांच की बोतल लेते हैं, ठीक है, अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पे हम देखेंगे द पार्टिकल्स और द पीसेस ऑफ द ग्लास हैज नॉट द क्लीन सरफेसेस आफ्टर ब्रेकिंग, तो वही आपको क्या है, रफ कट और रफ सरफेस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर ट्रू सॉलिड्स। ओके, ट्रू सॉलिड्स का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वो प्रॉपरली अरेंज रहते हैं, उनका अरेंजमेंट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसा उनका अरेंजमेंट स्टार्टिंग होता है वही अरेंजमेंट उनका लास्ट में भी रहता है, ठीक है। तो यही हमारा मतलब है कहने का कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दी ट्रू सॉलिड्स। ओके, अमोर्फस सॉलिड्स में देखिए जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स नहीं रहता। ओके, इसीलिए उनको हम कह सकते हैं सूडो सॉलिड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स जो वर्ड यूज किया है मैंने सूडो, सूडो मीन्स नॉट रियल और नॉट ट्रू, ठीक है। और जो हमारे इस टाइप के सॉलिड्स होते हैं उनको सुपरकूल्ड लिक्विड्स भी कह सकते हैं। सुपरकूल्ड लिक्विड्स कहने के यहाँ पे देखिए एक रीजन भी है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत पुरानी होती हैं, ठीक है, उनमें जो विंडोज यूज की गई है, विंडो पेन्स जो यूज किए गए हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं कि विंडो पेन्स टॉप पर थिन होते हैं लेकिन वही बॉटम पर थोड़ा सा थिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वही जो ग्लास के विंडो पेन्स होते हैं, दी ग्लास पार्टिकल्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो डाउनवर्ड्स, जो कि बॉटम पे आके कलेक्ट हो जाते हैं और इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, सुपरकूल्ड लिक्विड्स। फ्रेंड्स, इसका रीजन होता है मेन हाई विस्कोसिटी। These amorphous solids have the high viscosity, that's why they are also called as the supercooled liquids. फ्रेंड्स, अब मैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताऊंगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो नेचर में एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। हियर आई हैव यूज्ड द वर्ड एनाइसोट्रॉपिक। पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ, जिसका कि मीनिंग समझते ही आपको प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। Here PP I have used for the physical properties in different directions. Okay? और आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है यहाँ पे आइसो मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट ही समझिएगा। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, अब हम इसका रीजन समझते हैं कि एनिसोट्रॉपिक्स दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसका रीजन हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे इस अरेंजमेंट से समझ लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट को अगर ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि फर्स्ट रो में जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो आपके सेम आ रहे हैं, फर्स्ट काइंड के पार्टिकल्स आ रहे हैं। ओके, सेकेंड रो में जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो सेकेंड टाइप के आ रहे हैं। ओके, इसके अलावा हम अलग डायरेक्शन का पैटर्न देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये पैटर्न देखें तो देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट आ रहा है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड इस टाइप से रिपीटेड फॉर्म में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 आपके पैटर्न्स हो गए, फर्स्ट टाइप पैटर्न, सेकेंड टाइप पैटर्न एंड दिस इज द थर्ड टाइप पैटर्न। तो इसीलिए जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं
डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती है। हम यहाँ पे एक फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होगी, दैट इज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चंस हैं जो इस फिजिकल प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं वो एनिसोट्रॉपिक नेचर से पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए इसका रीजन ये होता है कि यहाँ पे पार्टिकल्स जो है रैंडमली अरेंज होते हैं, दे हैव नो प्रॉपर अरेंजमेंट। कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम पार्टिकल्स को देखें तो लगभग हमें हर डायरेक्शन से जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल रफ दिखाई देगा, हर डायरेक्शन से इम्प्रॉपर रहेगा, एक जैसा ही हमें यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाई देगा। इसीलिए क्योंकि अरेंजमेंट लगभग सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में, इसीलिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसे होती हैं, सेम होती है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, लास्ट वन है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो एग्जांपल्स है, देखिए जैसे कि आपका NaCl है, जो आपके CaF2 है, ठीक है, इसके अलावा आपका क्वार्ट्ज भी है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए जितने भी आपके अमोनियम सॉलिड्स में आते हैं, जैसे कि पॉलीथीन है, चौक है, तो ये आपके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, और भी आपके इसके, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, अमोर्फस सॉलिड्स के। तो फ्रेंड्स इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब हम यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पे हमारी कंडीशन अराइज हो रही है कि सॉलिड के जो टाइप्स होते हैं वो 2 होते हैं, अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखिए हम यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही क्यों स्टडी करेंगे, व्हाई नॉट अबाउट दी अमोर्फस सॉलिड्स। ओके, देखिए इसका एक रीजन है जो कि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है दे आर ट्रू सॉलिड्स, they are true solids, that's why we will study about only the crystalline solids, not about the amorphous solids. Is that clear to everyone? Okay, let us start the classification of crystalline solids in this chapter. Okay, तो देखिए यहाँ पे crystalline solids के mainly 4 classifications होते हैं, ठीक है। First classification is the ionic solid, second one is the molecular solid, third one is the covalent solids, जिसको कि हम नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। ओके, एंड फोर्थ वन इज दी मेटालिक सॉलिड्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लेट अस अंडरस्टैंड एवरी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड वन बाय वन। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, आयोनिक सॉलिड्स। देखिए जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है, आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक हियर रिप्रेजेंट्स द आयंस. It means that the main constituents of ionic solids are what? Ions. And friends, you know there are 2 types of ions, cations and anions. आप जानते हैं कि cations पे पॉजिटिव चार्ज होता है और anions पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स ये वो सॉलिड्स होते हैं जो कि मेनली आयन से मिलकर बने होते हैं एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कि हम आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि जो आयंस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आल्सो शो द हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए इनकी और खासियत क्या हो गई कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, हाई, ठीक है। हाई इसीलिए होता है क्योंकि जो आयंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं, इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की बहुत ज्यादा नीड होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेक को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ओके, अब देखिए इसी में अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इन मोल्टन स्टेट ओनली। मोल्टन एंड आप दूसरी स्टेट इसकी एक्वस भी हो सकती है। जो आयनिक सॉलिड्स है वो मोल्टन और एक्वस सॉलिड एक्वस स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसका रीजन ये है कि आयंस मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में फ्री होते हैं मूव करने के लिए, बट इन सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ओके, तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। सॉलिड स्टेट में इसीलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बाय आयोनिक बॉन्ड एंड हेंस दे आर नॉट फ्री टू मूव। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक और इसकी प्रॉपर्टी की बात करें कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सब्सटेंसेस में। ओके, और इनसॉल्युबल होते हैं इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस। ओके, आयनिक सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि NaCl, CaF2, EDC, और भी सारे हैं जैसे कि ZnS है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, बहुत सारे आपके आयनिक कंपाउंड्स इसके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, अब देखिए जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, वही इसके मीनिंग पर पहुंच जाते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स which are mainly consist of the molecules. In other words, you can say that the constituent particles of molecular solids are what? Molecules. Okay. Depending upon the nature of the molecules in molecular solids, they have been classified into three categories. First one is the non-polar molecular solids. Okay. Second one, polar molecular solids, and third one, hydrogen bonded molecular solids. Here I have used the term MS for the molecular solids. Okay. तो देखिए इसको समझ लेते हैं हम यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय dispersion forces, or you can say van der Waals forces, or you can say the London forces. Okay, for example, hydrogen, oxygen, मीथेन, EDC। ठीक है, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉन पोलर इन नेचर। और देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सपोज हाइड्रोजन सॉलिड है या ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में है, मीथेन सॉलिड फॉर्म में है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय लंडन फोर्सेस। ओके, लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जिसको कि हम डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। देखिए हम यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव स्टडीड अबाउट द लंडन फोर्सेस इन 11th क्लास इन डिटेल। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय लंडन फोर्सेस, ये वीक फोर्सेस होते हैं, इसीलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लो। ओके, so friends, this was all about the non-polar molecular। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पोलर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस की तरफ। ठीक है, अब देखिए जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है पोलर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। ठीक है, इट मींस दैट
कि ये स्पेशली उन सॉलिड्स को इंडिकेट करता है जो कि नेचर में कैसे होते हैं, पोलर। फॉर एग्जाम्पल HCl, एसिड, ठीक है। ये हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नेचर में कैसे हैं, पोलर, ठीक है। अगर हम इसकी पोलरिटी की बात करें, पोलरिटी इन द मॉलिक्यूल्स अराइजेस ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखिए HCl है यहाँ पे, दिस इज पोलर, मीन्स H is partial positive charge and Cl has partial negative charge। तो ये नेचर में कैसा हो गया, पोलर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इन मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस की बात करें, देन दे हैव द डाइपोलर इंटरेक्शंस। In 11th class, we have studied about the dipole-dipole interactions. That's why we can say that they have dipole-dipole interactions or dipole-dipole force of attractions. ठीक है, क्योंकि dipole-dipole interactions, these have stronger interactions than the London forces. Hence, the molecular boiling point and melting points also higher as compared to the non-polar molecular substances, or we can say that they have higher melting point, boiling point in compared to non-polar molecular substances, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की नेक्स्ट क्लास है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ओके। देखिए जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इट मीन्स दैट these are those molecular solids in which molecules contain the hydrogen bond, okay। And we know hydrogen bond is always exists between the hydrogen and the highly electronegative element, ठीक है। अब जैसे हमें कहे कि अगर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें कि वन एटम हाइड्रोजन है और अदर आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं दे आर मेनली 3, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन इज द मोस्ट electronegative element with electronegativity 4.0. Oxygen is the second most electronegative element with the electronegativity 3.5, and nitrogen is the third most electronegative element with the electronegativity 3.0, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसमें कि हाइड्रोजन इनमें से किसी भी एक एटम के साथ बॉन्डेड होता है तो आपका सॉलिड क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके। देखिए अगर हम इनके नेचर की बात करें तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं या तो फिर लिक्विड की फॉर्म में मिलेंगे या फिर दे आर जनरली soft at room temperature, okay। एग्जाम्पल है यहाँ पे H2O, HF, वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ओके। अब देखिए ये भी जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, बट इन एक्वस स्टेट दे ऑल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट क्लास है कोवलेंट और नेचुरल सॉलिड्स, ठीक है। कोवलेंट सॉलिड्स आर मेनली दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स in which the constituent particles are those atoms which generally belong to the non-metals, ठीक है। मेनली इस टाइप के सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय द कोवलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल्स लिंक्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड।
This arrangement extends throughout the solid which is called as the network. यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो पूरे ही सॉलिड में फैला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। इसीलिए कोवलेंट सॉलिड्स क्या कहलाते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब देखिए इसी में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका डायमंड। ओके, we have studied about the diamond and graphite in class 11. Diamond is the allotropic form of the carbon in which carbon atom is linked together by the sp3 hybridization. Okay, अब इसके अलावा जो इसमें एक और एग्जांपल है बहुत ही अच्छा सा, that is the graphite. Graphite is the another allotropic form of carbon in which carbon is bonded with sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए जो आपके कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, ये हार्ड और ब्रिटल इसीलिए होते हैं क्योंकि जब इनको स्ट्रक किया जाता है किसी हार्ड सब्सटेंस से देन कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन। ओके, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसीलिए वो एक तरीके से नेचर में कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। बिसाइड दिस वन, जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ electricity. However, there is exception also. Exception is of the graphite. ठीक है, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये यहाँ पे इसका एक्सेप्शन है। इसका रीजन ये है कि जो ग्रेफाइट होता है इन ग्रेफाइट द कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद द sp2 हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू विच देयर इज वन फ्री electron which is movable and which is responsible for conducting the electricity। और इसकी जो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जो कि इजीली मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और देखिए इसके अलावा और भी एग्जांपल है, ऐसा इसे सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी covalent or network solids. Go towards the last classification of the crystalline solids, that is the metallic solids. Okay, friends, जितने भी हमारे known elements हैं उनके लगभग 3/4 एलिमेंट्स क्या है, ओनली मेटल्स। ओके, अब जैसे कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने 10th क्लास में भी 8th क्लास में भी और अदर आपकी क्लासेस हैं जिनमें हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल्स are those elements which have the shiny surface, okay, they possess luster, ठीक है, गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, गुड कंडक्टर के अलावा और भी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसको कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वी शुड नो दैट मेटेलिक सॉलिड्स जो मेटल्स होती हैं, देखिए मेटल्स में आपके मेन 2 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो पार्टिकल्स होते हैं उसमें या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड रेजिड्यू। जिनको भी हम कहते हैं कर्नल्स। ओके, तो देखिए मेटल्स में 2 पॉसिबिलिटी होती है मिलने की, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज रेजिड्यू जिसे हम क्या कहते हैं, कर्नल्स। तो देखिए इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या हम ये कह सकते हैं कि मेटेलिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं इन विच एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द कर्नल्स एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखिए इसकी मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो मेन प्रॉपर्टी है दैट इज द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है
ड्यू टू मूवेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें मूवेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ द फॉर्म मोल्टन फॉर्म एज वेल एज इन दी सॉलिड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल, ओके, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट ऑल्सो। ठीक है, मोस्टली जो मेटल्स है दे आर फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट द मरकरी, because mercury is the only metal which is found in liquid state, but कुछ आपकी soft metals भी होती हैं like gallium। ठीक है, this is the metal which becomes liquid as we keep them on our palm। कह सकते हैं कि जो 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अगर जरा सा भी टेम्परेचर हाई जाता है तो इस टेम्परेचर से हाई जाने पर ये मेटल लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। सो फ्रेंड्स, this was our first lecture in which we have studied about the types of solids and types of crystalline solids। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक अपने सेकेंड लेक्चर में लेके आएंगे। ओके।